नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। लॉकडाउन यानी 21 दिन का ये लॉकडाउन और उसका 10वां दिन आज। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश को संबोधित किया। देश को उनका जो संबोधन था उसमें संदेश एक ही था, वो ये कि कोरोना का जो अंधकार है, कोरोना का जो अंधेरा है, उसे अपने घर में एक एक दिया जलाकर एक साथ एकजुटता की उस रोशनी में उस अंधकार को दूर करने का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया। ये रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए सभी लोगों को मिलकर करना है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सबको बताया है कि सारे लोग उसके बाद बाहर न निकलें, जैसा कि पिछली बार हमें देखने को मिल गया था। 135 करोड़ भारतवासी कोरोना को मिलकर हराएंगे। इस आत्मविश्वास के साथ 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक देशवासियों से घर में उजाला करने की उन्होंने अपील की है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का हिम्मत न हारने का संदेश है, दूसरी तरफ भारत की पूरी मशीनरी दिन रात एक कर चुकी है। सरकार ने आज जानकारी दी कि बीते 24 घंटों में तकरीबन 8000 कोरोना टेस्ट किए गए, जो एक दिन में अब तक टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड से 11,092 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी। इस फंड से क्वारंटीन करने, सैंपल लेने और स्क्रीनिंग करने की सुविधाएं दी जाएंगी। टेस्ट लैब बनाने, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, थर्मल स्कैनर और वेंटिलेटर खरीदने जैसे काम भी इस फंड से किए जा सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने उन घटनाओं का भी संज्ञान लिया है जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से हमने देखा कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो सैंपल लेने जा रहे हैं या फिर जो कोरोना प्रभावित लोग हैं, उन्हें दूर करने के लिए, जांच के लिए ले जाने, अस्पताल ले जाने की कोशिश में उन सब पर जिस तरीके से आक्रमण किया गया है उसका संज्ञान लिया गया और इसको लेकर चर्चा भी की गई कि इस तरह की चीजों से कैसे पार पाया जा सकता है। तबलीगी जमात के जलसे में शामिल हुए 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी हो गई। साथ ही तबलीगी जलसे में शामिल वो 360 विदेशी जो भारत से बाहर जा चुके हैं, उनके खिलाफ भी ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी में यह भी पता लगा है कि कोरोना पर अफवाह फैलाने वाले वीडियो साजिश का इशारा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें कहा गया है कि इन वीडियोस का एक पैटर्न है। अधिकतर अफवाह वाले वीडियोस चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक से फैलाए गए। हम आपको ये तमाम वीडियोस और ये पूरी रिपोर्ट आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को जो संदेश दिया है, अपने उस संदेश में उन्होंने क्या कहा है। ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है। हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का, विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार हमें मनोबल देता है, लक्ष्य देता है और उसकी प्राप्ति के लिए ऊर्जा भी देता है। हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करता है। कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है,
उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा। उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। मेरी एक और प्रार्थना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। ध्यान से सोचिए तो इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसी सोच नहीं जहां रोशनी का महत्व न हो। चाहे आप कैंडल जलाएं ईश्वर के दर पर या फिर आप दीप प्रज्वलित करें, यानी कि घना अंधेरा और उसमें सिर्फ टिमटिमाती हुई रोशनी हर घर से निकलती हुई, चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हो, चाहे आप अकेले घरों में रहते हो, लेकिन उसके द्वार पर आकर इस तरह से रोशनी करनी है 9 बजे। अब इसकी सोच क्या है यह भी जानना जरूरी है। इसकी सोच है एकजुटता की, एकता की। अगर 135 करोड़ भारतवासी एक साथ ऐसा करते हैं तो वो कैसा आलम होगा। क्योंकि इससे पहले आप याद कीजिए, जब शाम 5 बजे का आह्वान था, जनता कर्फ्यू का दिन था, उस समय प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजाने का आह्वान किया था। लोग पूरे उत्साह के साथ इस गतिविधि में शामिल हुए थे। जब संकट का समय आता है, अक्सर लोग अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वहां के आम लोग इस तरह की सांकेतिक गतिविधियों का सहारा लेते हैं ताकि संकट के कारण जनता जो डिप्रेशन की शिकार है या जिसका मनोबल गिरा हुआ है या जो घरों में अकेले सोच रही है सिर्फ उसके ऊपर संकट है, उसे एहसास हो नहीं, सब साथ हैं, सबके अंदर उत्साह का संचार हो। ऐसे प्रयोग दुनिया भर के कई देशों में हुए हैं। हमने भारत की ये तस्वीरें दिखाई। इटली में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने बार बार अपनी बालकनी में खड़े होकर तालियां बजाकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाया था। स्पेन में लोग अपनी बालकनी में समय समय पर ताली बजाते हुए देखे गए। कई बार मुश्किल वक्त में ऐसे लम्हे मन को सकारात्मक बनाते हैं।
कोरोना की महामारी के दौर में ऐसी तस्वीरें हमने न्यूयॉर्क में भी देखी हैं और लंदन में भी देखी हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि संकट के समय में इंसान का अपने मनोविज्ञान से परिचय होता है और नेतृत्व जो होता है उसका काम होता है एक तरफ तैयारियां, दूसरी तरफ लोगों में उत्साह का संचार करना भी। और इसीलिए हम यहां पर आपको लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण याद दिलाते हैं। 1965 में भारत की कमान लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों में थी। तब युद्ध के दौरान देश में अनाज की कमी थी, अकाल पड़ा था, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। उस दौर में जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, चूंकि अमेरिका उसका बहुत क्लोज एलाई हुआ करता था, हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे अनाज को, अमेरिका ने धमकी दे दी कि हम नहीं भेजेंगे अनाज। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहले अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक समय चूल्हा नहीं जलाया। जब उन्होंने देखा कि घर में बच्चे बड़े सब उसके बिना रह पा रहे हैं, तो उन्होंने देश से अपील की कि आप भी प्रति सप्ताह 1 दिन का उपवास करें। देश ने उनकी सुनी, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था उस समय। कोरोना वायरस के दौर में दुनिया के 300 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज अपने घर में बंद हैं। हर समय आशंकित रहते हैं कि कब इस बुरे दौर से निकल पाएंगे, कब जाकर वो अपनों से मिल पाएंगे, कब जाकर उनकी मदद होगी। चाहे ये लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हों या फिर इन समस्याओं से कि वो सामाजिक तौर पर खुद को अलग थलग मान रहे हों, क्योंकि अपने नाते रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे। तो एक दिमाग में एक संकोच, इस तरह का एक कुंठा, एक नकारात्मक सोच आती है। हम आपको इससे जुड़े कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे दिलचस्प, लेकिन उससे पहले जरा मनोवैज्ञानिकों की बात सुन लीजिए। ये हम सब जानते हैं और हम सब इस बात का संदर्भ कर रहे हैं कि ये तमाम जनता के लिए और तमाम परिवारों के लिए एक बहुत मुश्किल और बहुत कठिन समय है। लेकिन ये समय भी एक चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम सब अपने आप के लिए इंसानियत के तौर पे और एक तमाम देश का परिवार होने के तौर पे हम सब एक अपने मनोबल के लिए, मनोवृत्ति के लिए, एक मनो ताकत के लिए हम अपने आप के साथ एक सहयोगी बने, समर्थन दें और कहीं ना कहीं एक सहपाठी बने। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा जो एक आधार रचा गया है आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ से भी, तो हमें इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाकर बाहर आना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम ये ना भूलें कि सूर्य किरण जो होती है और जो दीपक होता है, वो दोनों एक मेल मिलाप और हमारे आपसी इंसानियत, आपसी सहयोग के लिए जो हमारी देश की रुचि है, एकता है अनेकता में, इस पर हम एक आधार रचें। और कहीं ना कहीं मनोबल के अलावा हम अपनी एक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक साक्षरता के लिए सब मिलकर ऐसे टाइम पर हाथ मिलाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको पूरा विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस बीमारी के जंग से जीत कर बाहर आएंगे। देश में इसे सियासत से भी जोड़ा जा रहा है कि आखिर ऐसी चीज क्यों हो रही है, क्या इससे कोरोना वायरस भाग जाता है। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण, बाहर भी निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो आखिर एकजुटता का एहसास करें कैसे। तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दिखाते हैं हम, जो कि भारत में मनोवैज्ञानिकों की जो सबसे बड़ी संस्था है इंडियन साइकाइट्रिक एसोसिएशन, उसकी तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी के। इस सर्वे के अनुसार कोरोना वायरस के आने के बाद देश में मानसिक रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या 15 से 20% बढ़ी है। सर्वे बताता है कि मरीजों की यह संख्या एक हफ्ते के अंदर ही बढ़ी है। लोगों में लॉकडाउन के कारण बिजनेस, नौकरी, कमाई, बचत को खोने का डर भी इसका एक कारण माना जा रहा है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के बाद अगर मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती है तो इसके लिए देश में जागरूकता और सुविधाएं दोनों की ही कमी है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अनुसार भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी मानसिक रोग का शिकार है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि दुनिया भर में सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में केवल 1% हेल्थ वर्कर्स ही मेंटल हेल्थ के इलाज से जुड़े हैं। भारत में इसका आंकड़ा और भी कम है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का बजट पिछले साल ही 50 करोड़ से घटाकर 40 करोड़ कर दिया गया था और भारत अपने स्वास्थ्य बजट का 0.06% ही मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है। किंग्स कॉलेज लंदन ने फरवरी में क्वारंटीन के असर से जुड़े 24 रिसर्च पेपर्स का रिव्यू किया था और इसे मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित किया था। इस रिव्यू के अनुसार क्वारंटीन में रहने वाले आधे से अधिक लोगों में उदासी, तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखी गई। एक्सपर्ट्स ने बताया कि एक जगह सीमित रहने और सामाजिक संपर्क कम होने की वजह से यह समस्या बढ़ती जाती है।
तो कोरोना के खिलाफ जो ये लड़ाई चल रही है उसमें भारत इस समय किस जगह पर खड़ा है, हमने भविष्य के लिए क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि सबसे बुरे काल के लिए जिस तरह की हम तैयारी करेंगे उस पर निर्भर करेगा कि आज हम कितने निश्चिंत रह सकते हैं। हमने इसके लिए खास बातचीत की है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर साहब, आज आप सभी सरकारी हॉस्पिटल्स जो दिल्ली के अंदर हैं, केंद्र सरकार के अधीन है, उनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेके। कितने जो हैं अभी तक कोरोना वायरस से लोग इफेक्टेड हुए हैं दिल्ली में? देखिए, ये फिगर तो डायनेमिक फिगर है, हर समय बदलती रहती है। अभी मैं सुबह से निकला हुआ हूँ और जो भी लेटेस्ट फिगर्स होती हैं वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साइट पर कोई भी जाकर किसी भी समय की एग्जैक्ट जानकारी ले सकता है। अभी मैं सुबह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के अंदर मैंने दौरा किया है और हमने सारे देश में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी कहा है कि कोविड के लिए या तो डेडिकेटेड अस्पताल या कोविड के लिए डेडिकेटेड ब्लॉक्स बनाइए, जहां केवल कोविड के ही पेशेंट्स होने चाहिए। कोविड के पेशेंट और दूसरे जो मरीज़ हैं वो आपस में मिलने नहीं चाहिए। तो आज आप देख रहे हैं कि ये सफदरजंग में ये जो पूरा ब्लॉक है ये कोविड के लिए डेडिकेटेड ब्लॉक है। यहाँ 515 कोविड के मरीज़ों के लिए यहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध है। 400 जो है आइसोलेशन बेड्स हैं, 115 आईसीयू के बेड्स उपलब्ध हैं और जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। सारे देश के लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारी सरकार ने आने वाली किसी भी विषम से विषम परिस्थिति के लिए भी सब प्रकार की तैयारियां की हैं। अभी शायद 1% लोग भी वेंटिलेटर पर नहीं है, तो भी एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड 15,000 वेंटिलेटर्स होने के बावजूद भी हमने 40,000 वेंटिलेटर्स का और प्रबंध करने के लिए प्रोक्योरमेंट की प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। करोड़ों की तादाद में हमने और पीपीईज, जबकि सब स्टेट्स में पर्याप्त मात्रा में आज भी उपलब्ध हैं। इसलिए हर तरह की परिस्थिति के लिए पूरा देश अच्छी तरीके से तैयार है। सर, ये लोग सोच रहे हैं कि 14 तारीख को जो लॉकडाउन है वो 14 तारीख को समाप्त हो जाएगा या जो सिचुएशन आपके सामने है उसमें उसको बढ़ाने की स्थिति भी आ सकती है। अभी सारे देश के लोगों को इसके बारे में ना चिंता करने की ज़रूरत है। इसके बारे में चिंता करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के एक्सपर्ट्स हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे। अभी तो मेरा देश के लोगों को कहना है कि जो देश के लोगों को निर्देश दिया गया है, अगर आप उसका पालन करेंगे तो बहुत जल्दी हम इस कोविड के खिलाफ जंग में सफल होंगे। अब हम आपको कोरोना के काल में भड़काऊ वीडियोस पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। ये बहुत हैरान करने वाली चीज है कि आज के दौर में इस तरह के वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि कोरोना को धर्म विरोधी बताकर और उसके खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसका बहिष्कार करो। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें ये वीडियोस हैं, ये सारा ब्यौरा शामिल है, जिसमें बताया जा रहा है किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो है, यानी कि सामाजिक दूरियां जो हैं वो गैर इस्लामी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इससे बचने के जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसका बहिष्कार कीजिए। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना संदिग्ध की जांच के लिए इंदौर के मुस्लिम बहुल इलाके में गई डॉक्टरों की टीम पर यह हमला पूरे देश को हिला चुका है। बुलाने आ रहा है बार-बार ये लोग। कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए गई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम और साथ साथ पुलिस पर ऐसे हमले देश के अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में भी हुए हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कोरोना महामारी के इस संकट काल में हो रहे इन हमलों की पड़ताल की। अफवाहों और बहकावे के कई सबूत आज तक को हाथ लगे हैं। भाई कहाँ जा रहे हो भाई? भाई नमाज जा रहा हूँ। भाई कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, ये मास्क लगा लो। Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me. ये टिकटॉक वीडियो उन सैकड़ों वीडियोस में से एक है जो मुस्लिम समुदाय में कोरोना वायरस पर अफवाह फैला रहा है। ऐसा ही एक और वीडियो आप देखिए। वेलकम टू इंडिया कोरोना वायरस। हमसे नागरिकता का सबूत मांगने वालों, मेरे रब की एनआरसी लागू हो गई है। अब वही फैसला करेगा कौन रहेगा और कौन जाएगा।
दिल्ली के साइबर इंटेलिजेंस फर्म वोयाजर इन्फोसिस ने 30,000 से अधिक वीडियोस की डिटेल्ड पड़ताल की है। इससे पता चला उसमें मुस्लिमों में स्वास्थ्य हिदायतों को न मानने को लेकर एक सोचा समझा पैटर्न उजागर हो रहा है। ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। इसमें चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को अफवाह फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बताया गया है। And we found a very interesting pattern that TikTok is being used as a primary medium of disinformation campaigns, specifically targeting Muslim communities in India. We have seen hundreds of videos where professionally made videos, especially on TikTok and other channels posted on YouTube, which suggest that coronavirus does not happen to Muslims. It doesn't affect Muslims. रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सैकड़ों वीडियोस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से ज्यादा बार देखे गए और शेयर किए गए हैं। ये वीडियोस जैसे ही वायरल हो जाते हैं, इन्हें शेयर करने वाला पहला अकाउंट हटा दिया जाता है। We found they have already been viewed by more than 12 million people, which is alarming, and they are going viral. So one of the purpose in this report is that we have identified certain handles, certain patterns that how these videos are posted. When they go viral, the original handler deletes the original post, so that it is very difficult to trace the origins. So we have submitted this report and to the law enforcement agencies, and I'm sure necessary action will be taken. वीडियोस की जांच में ये भी पता चला है कि इन्हें पेशेवर तरीके से एडिट किया गया है और इनमें से कुछ पाकिस्तान समेत अन्य देशों में बनाए गए हैं। इसलिए इन वीडियोस के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की जांच की जरूरत बताई जाने लगी है। अंकित कुमार, दिल्ली, आज तक। आश्चर्यजनक है, हैरान करने वाला है कि किस तरीके से ये लोग ऐसी चीजें फैला रहे हैं। इस हिसाब से तो किसी इस्लामिक देश में कोरोना को फैलना ही नहीं चाहिए था। और वो जो गरीब जनता है जो विश्वास कर रही है, उसे लगेगा कि सचमुच में ऐसा ही है और लापरवाही बरतेंगे। ये बिल्कुल आपराधिक मामला है और सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन कोरोना से लड़ाई में आंकड़े भी बहुत जरूरी हैं और उनकी समझ भी बहुत जरूरी है। इसके लिए सीधे लिए चलती हूं आपको रोहित सरदाना के पास। शुक्रिया श्वेता। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज का कोरोना मीटर क्या कहता है। आज आंकड़े दुनिया भर के आपको दिखाएंगे और साथ ही भारत के भी। नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में आज की तारीख में जो मामले कोरोना के कुल मिलाकर हो गए हैं, उसमें 1/4 लगभग जो आंकड़े हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के आंकड़े हैं जो मरकज में शामिल होने आए थे और उनकी वजह से देश के 14 राज्यों तक ये वायरस अब पहुंच चुका है, इसका संक्रमण पहुंच चुका है। यह है कोरोना इंडिया डैशबोर्ड, जिसमें भारत का अपडेट क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। 2591 पॉजिटिव केस इस समय तक हैं, 190 लोग ठीक हो चुके हैं, 71 लोगों की मौत भारत में हो चुकी है अब तक कोरोना की वजह से। और अगर आप भारत में राज्यों के हालात देखें तो वहां इस समय का गणित क्या है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है अभी भी आंकड़ों के लिहाज से, 420 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 17 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद आता है तमिलनाडु, जहां पर 309 पॉजिटिव केस है, 1 मौत हो चुकी है। इसके बाद आता है दिल्ली, जहां 295 पॉजिटिव मामले हैं, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में आज 91 नए केस जुड़े हैं और उनमें से 77 का कनेक्शन तबलीगी जमात के साथ रहा है। लेकिन अब जरा एक और चीज आपको दिखाते हैं और वो है वायरस मीटर। पूरी दुनिया में किस तरीके से कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है। भारत में हर 4 दिन में अब 2 गुने हो रहे हैं मामले, पॉजिटिव मामले। किस तरीके से पूरी दुनिया में, ये देखिए ग्राफ एक समय था चीन से शुरू हुआ, जहां चीन सबसे ज्यादा मामलों के साथ पहले नंबर पर था। यह मार्च के पहले हफ्ते की तस्वीर थी। उसके बाद इटली में, स्पेन में, जर्मनी में, अमेरिका में मामले लगातार बढ़ते रहे। हालांकि भारत आपको यहां दिख रहा है 5 नंबर पर, लेकिन यह केवल रेफरेंस के लिए आपको दिखाया जा रहा है कि भारत का आंकड़ा हर समय आपको बाकी देशों के मुकाबले दिखता रहे। अन्यथा भारत 4-5वें नंबर पर नहीं, 1000 का आंकड़ा पार करने वाले 30 मुल्कों में जरूर आ चुका है। आज की तारीख में अप्रैल 2 को जब हम बात कर रहे हैं, अमेरिका देखिए 2,43,453 मामलों के साथ सबसे ऊपर है। इटली 1,15,242 मामले आ चुके हैं। हालांकि मौत के लिहाज से देखा जाए
तो इटली में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और उसके बाद जो मौतें हुई हैं वो हुई हैं स्पेन में। ये हुई आंकड़ों की बात। अब जरा इसे मौत के आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखना चाहें दुनिया भर में कुल कितनी मौतें हो चुकी हैं, तो मार्च के शुरू से लेकर अभी तक जिस तरीके से ये आंकड़ा तेजी से बदल रहा है वो आप सामने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुरुआत में चीन था जहां सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं उस समय इटली दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों के साथ सबसे ऊपर है, जहां 13,000 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है, जैसा हमने आपको पहले बताया, बल्कि 14,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया, 13,915। स्पेन में 10,348, अमेरिका में 5,926 और चीन में 3,322 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसके इतर एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं। भारत में कोरोना से मौतें हर 4 दिन में दोगुना हो रही। ये ग्राफ जो आप इस समय देख रहे हैं, इसमें स्पेन, इटली, भारत, अमेरिका, चीन और जापान के आंकड़े हमने लिए। जाहिर है इसमें जापान की हालत सबसे अच्छी है, जबकि स्पेन की हालत सबसे खराब है। स्पेन में हर 2 से 3 दिन के अंदर मौतों का आंकड़ा दोगुना हो रहा है और भारत में मौतों का आंकड़ा 4 दिन में दोगुना होता चला जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस युवा और कामकाजी आबादी पर सबसे ज्यादा असर कर रहा है। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने 1,801 कंफर्म मामलों की स्टडी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में इसकी चपेट में आए लोगों में से 60% की उम्र 50 साल से कम है। 22% मरीजों की उम्र 30 से 39 साल के बीच है। 21% की उम्र 20 से 29 साल के बीच है, जबकि 17% संक्रमित लोगों की उम्र 40 से 49 साल के बीच है। इसके पहले चीन और इटली से आने वाली रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस से प्रभावित होने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बुजुर्गों की है, लेकिन भारत में कुल कंफर्म मामलों में से 60 साल या इससे ज्यादा की उम्र वाले मरीजों की संख्या सिर्फ 19% है और 80 साल से ऊपर की उम्र वाले मात्र 2% लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। तो जितने मामले अभी तक सामने आए हैं उनसे यह भी पता चलता है कि कोरोना वायरस ज्यादातर पुरुषों को अपने शिकंजे में ले रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत के 1,801 मामलों में से 73% पुरुष, जबकि महिलाएं सिर्फ 27% हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित महिलाओं के मामले में ज्यादातर की उम्र 20 से 29 साल के बीच है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शुरुआत में युवाओं की तुलना में बुजुर्ग लोगों में मृत्यु दर ज्यादा हो सकती है, लेकिन युवा होने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति खतरे से पूरी तरह बाहर है। यह ध्यान रखना होगा कि यह सिर्फ उम्र से तय नहीं किया जा सकता कि खतरा किससे ज्यादा है, और भी बहुत सारे पहलू होते हैं, इसलिए सावधानी बरतना और संक्रमित होते ही सही समय पर डॉक्टर की सलाह ले लेना बहुत जरूरी है। तो इन आंकड़ों से आपको इस चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए कि कोरोना का वायरस ना आपकी उम्र देखकर आएगा, ना आपका धर्म देखकर आएगा, ना ही आपकी जाति पूछकर आएगा। अब आपको लेकर चल रहे हैं वापस श्वेता के पास, जो आपको आज की और बड़ी खबरें बताएंगी। श्वेता। शुक्रिया रोहित। ये आंकड़े जो वाकई आपने बताए हैं उससे लोगों को बहुत कुछ और समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक ही इलाज है, आप लापरवाही मत कीजिए, पूरी तरीके से सावधानी बरतिए। और इसीलिए पूरे देश में एक उबाल आया जब तबलीगी जमात का पूरा मामला निजामुद्दीन से सामने आया। आज मैं गाजियाबाद गई थी। गाजियाबाद में उस अस्पताल पे जहां पर तबलीगी जमात के लोगों को जो कोरोना संदिग्ध माने जा रहे थे उन्हें जांच के लिए रखा गया था। ये खास तौर पर निर्धारित अस्पताल है उन लोगों के लिए जो कोरोना पीड़ित हैं। यहाँ पे नर्सेज हैं जो सबका ख्याल रखती हैं। 6 कोरोना पॉजिटिव केसेस वहां पर हैं जिनका दिन रात वो ख्याल कर रही हैं। उनमें ये लोग जब पहुंचे तो नर्सों के साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर दी कि सोचकर भी आप शर्मसार हो जाएंगे। इस तरह की अश्लील हरकतें की कि जो नर्सेज थी उन्होंने आखिरकार अस्पताल प्रशासन से कंप्लेन की और वो मामला पुलिस तक पहुंचा। अब वहां से उन सारे तबलीगी जमात वालों को हटाया गया है और यह फैसला किया गया है यूपी सरकार की तरफ से कि अब जो महिला नर्सेज हैं वो कम से कम इनका देखभाल नहीं करेंगे। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। कोरोना से जंग लड़ने में पूरा देश इस समय एकजुट है। सारे लोग एक साथ आकर ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस महामारी से बचा जा सके, इसे हराया जा सके। लेकिन इस सब के बीच अगर कुछ खबरें ऐसी निकलती हैं कि कुछ लोग जानबूझकर चाहते हैं कि एक महामारी का जो चक्र है वो टूटे ना, या फिर अपने उपचार करने आए डॉक्टरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो ये हम सब पर, पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के जिला अस्पताल में। यही वो जगह है जहां पर जो तबलीगी जमात के लोग लाए गए थे उपचार के लिए, चेकअप के लिए लाए गए थे यहां पर। जब यहां पर लाए गए तो उन्होंने ऐसा काम किया कि सारे के सारे लोग शर्मसार हैं। जो नर्सेज यहां पर थीं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ अश्लीलता बरती गई। एक बाकायदा कंप्लेन दर्ज की गई और पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये सारी चीजें उसके अनुसार सही हैं, क्योंकि उस समय जितने भी लोग मौजूद थे सबने एक ही बयान दिया है। हद और हया की सारी सीमाएं टूट गई, या यूं कहें कि इसकी धज्जियां उड़ा दी गईं। गाजियाबाद में जमातियों ने पूरे माहौल में मानो जहर घोल दिया। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो नर्सेस को मामले की लिखित शिकायत करनी पड़ी। ये वही पत्र है जिसमें जहालियत की सारी हदों को पार करने वाली करतूतों का जिक्र है। इन करतूतों के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे। गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कोरोना के संदिग्ध जो बर्ताव कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के संदिग्ध मरीज नंगे घूम रहे हैं। वार्ड में गंदे और अश्लील गाने सुन रहे हैं। मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी कर रहे हैं। खाना और दवाई नहीं ले रहे। डॉक्टरों की बातें नहीं सुन रहे हैं। जब मरीजों को दूर रहने को कहा जाता है तो साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। अस्पताल में निजामुद्दीन और अलग अलग मरकज से लाए गए 6 मरीज इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं, जिसकी शिकायत नर्सों ने अस्पताल प्रशासन से की। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से शिकायत की। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी में जमातियों की बदतमीजी का सरकार ने सख्त संज्ञान लिया है। खबर है और पुख्ता खबर है कि यूपी सरकार ऐसे जाहिलों से निपटने के लिए एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की तैयारी में है। यानी इसके बाद अगर किसी ने ऐसी जरूरत की तो हॉस्पिटल नहीं सीधे हवालात जाएगा। जिस तरह का मामला सामने आया है वो वाकई सबको हैरान करता है। वो इसीलिए क्योंकि जो आपका उपचार करने की कोशिश कर रहे हैं आप उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जो मामला सामने आया सर, उसमें क्या कर रहे हैं आप? ये कल एक तहरीर प्राप्त हुई थी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है एमएमजी हॉस्पिटल के, और ये रात्रि में ये तहरीर प्राप्त होने पर तत्काल वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी, मैं भी और एडीएम साहब भी गए थे। प्रथम दृष्टया वो देखने पर, सत्य पाने पर तुरंत अभियोग पंजीकृत किया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो हमारी एक महिला पुलिस उपाधीक्षक हैं अंशु जैन, उनके नेतृत्व में पूरी टीम जांच कर रही है। गहन विवेचना की जा रही है सुसंगत धाराओं में। जो भी उसमें सत्ता निकल करके आएगी उसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समझाने बुझाने की भी जो बात की गई है वो समझा रहे हैं। बिल्कुल समझा रहे हैं, उतर रहे हैं। और हमारे यहाँ जितने धर्मगुरु हैं उनसे हम लोगों की मीटिंग भी हुई। लगभग सभी ने निंदा की, ऐसी बातों की निंदा की। और आज नमाज का दिन है और उन्होंने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने घरों में ही नमाज अदा की। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। तबलीगी जमात के जो लोग थे उन्हें यहाँ से अब निकाल लिया गया है, लेकिन जब तक वो यहाँ पर थे नर्सों की शिकायत के अनुसार जो अश्लील व्यवहार उन्होंने किया, जिस तरीके से वो अर्धनग्न अवस्था में पूरे में घूम रहे थे या फिर अश्लील इशारे कर रहे थे नर्सों को देखकर, बहुत ज्यादा मन में उन सभी नर्सेस के डर आ गया। वो नर्स जो इनके उपचार के लिए, इनकी देखभाल के लिए यहाँ पर तैनात की गई थी। दरअसल ये पूरा किस्सा जब दिल्ली से शुरू हुआ तब पता चला कि देश के कोने कोने से वो तार जुड़े हुए थे और तबलीगी जमात के जो लोग वहां से निकल चुके थे वो सामने ही नहीं आ रहे थे। यहां तक कि दिल्ली से निकालने में एक लंबा समय लग गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाजियाबाद से अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बदतमीजियां की हैं, अश्लीलता की है, बल्कि देश के बाकी हिस्सों से भी तबलीगी जमात से जुड़ी ऐसी ही खबरें हमारे सामने आ रही हैं। जमात की बदमाश ब्रिगेड की ऐसी ही हरकतों की शिकायत कानपुर से आई है। कानपुर के कई अस्पतालों में जमात के 76 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है, लेकिन आरोप है कि जमात के कई लोग वहां बदतमीजी कर रहे हैं, जगह जगह थूक रहे हैं, डॉक्टरों और नर्सों को परेशान कर रहे हैं। ये मरीजों ने 22 लोगों ने इनके ऊपर थूका भी, गंदगी भी की, इनकी बात नहीं मानी और खाना को क्रिटिसाइज किया, हर चीज में ये ना करते रहे। तो जमात की वजह से जो परेशानियां हैं उसमें ये भी जानिए
कि आंकड़े किस तरीके से बढ़े हैं कोरोना पीड़ितों के। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए राज्यवार समझाते हैं कि ये आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात कर लें तो देखिए 102 मामले आए हैं, जिनमें से 100 अकेले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। आंध्र प्रदेश में 12 मामलों में सभी मामले जमात के हैं। दिल्ली में 91 केस आए, जिनमें 77 जमात के मामले हैं। दिल्ली में कुल 384 कोरोना केस हो चुके हैं, जिनमें 259 जमात के हैं। उत्तर प्रदेश में 49 मामले बीते 24 घंटों में सामने आए, जिसमें जमात के 47 केस हैं। कर्नाटक में 4 कोरोना मामले आए, जिनमें से 3 जमात के हैं। असम में 4 कोरोना मामलों में सभी जमात से जुड़े हैं। हरियाणा में 8 मामले 24 घंटों में आए, जिसमें से 6 जमात से जुड़े हैं। पंजाब में 4 मामलों में 2 मामले जमात के हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 88 मामले आए। हालांकि यहां जमात से जुड़ा कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस संबंध में जैसे कि आप सबकी नॉलेज में है, अगर हम देखें तो तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस अगर हम लें तो पिछले 2 दिनों में करीब 647 केसेस 647 कंफर्म पॉजिटिव केसेस इससे लिंक किए हुए पाए गए हैं, जो कि 14 स्टेट्स में पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो हमारे केसेस में बढ़ोतरी हुई है उसका मुख्य कारण एक पर्टिकुलर लेवल पर जो हमारे केसेस आए उसकी वजह से हुई है। नहीं तो जो हमारे लॉकडाउन के एफर्ट्स थे, जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करने के एफर्ट्स थे, उससे केसेस तो आ रहे थे लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। कोरोना के काल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो डॉक्टर हैं और नर्स हैं, जो कोरोना के मरीजों से सीधे संपर्क में आते हैं, उनकी हिफाजत रहे, क्योंकि वो एक एक डॉक्टर कई मरीजों के लिए महत्वपूर्ण होता है, एक एक नर्स महत्वपूर्ण है। तो वो जो प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं कपड़े, उसे पीपीई कहते हैं। आप सामान्य शब्दों में कहें तो इसे आप बॉडी सूट कह सकते हैं। अब ये जो डीआरडीओ है, जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है, उसका डेवलपमेंट करता है, वो सामने आया है और उसने कहा है कि हम देंगे ऐसे उपकरण, और इस काम में वो आगे बढ़ भी चुका है। ये पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि डीआरडीओ का जो फुल बॉडी सूट है वो कैसे काम करेगा। उसका एक डेमो यहाँ पर डीआरडीओ हेडक्वार्टर में हम मौजूद हैं। संजीव जोशी हमारे साथ हैं, जो कि डीआरडीओ की तरफ से हैं। वो बताएंगे कि कैसे ये काम करेगा। ये बॉक्स में रखा गया है पूरा जो फुल बॉडी सूट है। ये उसका सबसे पहला हिस्सा जो ब्लोअर है वो ये मौजूद है, और इसको इस तरह से पहनना होगा, जो कि आपके निचले हिस्से को पूरी तरह से, जब जो डॉक्टर और नर्सेस सीधे जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनके उपचार के दौरान काम करेगा। और उसके बाद ये ऊपरी हिस्सा, फुल बॉडी सूट का ऊपरी हिस्सा है। मुंबई में इसको तैयार किया है, डीआरडीओ की ने इसको तैयार किया है। और अभी आज पहली खेप के तौर पर दिल्ली में जो सबसे ज्यादा प्रभावित एक तरह से डॉक्टर हैं, एम्स और राम मनोहर लोहिया, जहां पर कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज चल रहा है, वहां पर आज ये दिए गए हैं। और अब इसकी जो तकनीक है वो हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको दी गई है, जिससे कि बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन पूरे देश में हो सके। अभी डीआरडीओ का अनुमान है कि 7,000 प्रतिदिन के हिसाब से इसका उत्पादन आने वाले दिनों में होगा। और ये जो नीचे का हिस्सा, यानी कि शू कवर इसको कहते हैं, तो इसको भी पहनना होगा। उसके बाद ये हेड गियर है, जो कि आपके ऊपरी हिस्से को, सिर के बालों को और ऊपर के हिस्से को से बचाव करेगा। ये N95 मास्क है, जो कि डीआरडीओ ने तैयार किया है। ये खासतौर से डीआरडीओ ने इसको तैयार किया है। और अब सबसे जरूरी जो हैंड ग्लव्स हैं, डॉक्टर नर्सेज जो सीधे तौर पर एक तरह से चपेट में रहते हैं जब वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो ये इस तरह से पूरा जो फुल बॉडी गियर इस वक्त यहाँ पर ये तैयार किया है डीआरडीओ की तरफ से। और आखिर में ये आंखों की प्रोटेक्शन के लिए आपको ये पहनना होगा। संजीव हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहूंगा संजीव की जो आज खासतौर से दिल्ली में हमारे डॉक्टर्स को, एम्स और आरएमएल के डॉक्टरों को दिए गए हैं फुल बॉडी सूट जो दिया गया है, वो किस तरह से काम करेगा? फुल बॉडी सूट बेसिकली जितना भी डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं उनको क्रॉस कंटेमिनेशन से बचाने के लिए
दिए गए हैं और ये हाईएस्ट क्वालिटी लेवल 6 कहलाती है, सीम पे लेवल 5 है। तो मतलब बेस्ट क्वालिटी सूट जो बनाया है जो हमने कल, ये हमने इनिशियल तौर पर हमने बनाए थे, ये कल वाले जो उससे बेहतर बने हैं। तो खबरदार रोज आपके लिए ग्राउंड जीरो से सारी खबर लेकर आता है। हमने आपको एक एक चीज बताई, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करके कहा है कि रविवार को आपको रात 9 बजे 9 मिनट के लिए रोशनी करनी है, उजाला करना है, घर की बत्तियों को बंद करके, कोई दिया जलाकर। और साथ ही हमने आपको दिखाया कि अभी भी किस तरीके से तबलीगी जमात का उत्पात जो है वो जारी है। देश को कोरोना के खिलाफ जंग में विजयी होकर ही निकलना है, यही हम सब की कोशिश है, आपकी भी कोशिश रहे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।